नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे देश की आबादी है 140 करोड़ और इतने ही करोड़ मुद्दे देश में हर दिन दस्तक देते हैं। लेकिन खबरें आती हैं, कुछ समय ठहरती हैं और फिर चली जाती हैं। इन खबरों के अंदर का हर नजरिया शायद नजरअंदाज कर दिया जाता है और ऐसे में चलिए जानकारी का सूखा दूर करते हैं, खबर की गहराई में उतरते हैं, 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे विपक्ष के झूठ वाले ब्लूपर की। और वो ब्लूपर जहां पर विपक्ष देश के सबसे बड़े मुद्दे पर बिस्तर लगाकर झूठ की चादर ओढ़कर सो रहा है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए विपक्ष इतने झूठ बोल चुका है कि एक लाई वाला लूप क्रिएट हो चुका है। और ऐसे में इस लूप को स्लोमो में करके आपको आज हम दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। इसके बाद बात होगी ठंड के मौसम में हर साल बीमार पड़ते भारत के यातायात की। और इस बीमारी के बीच जो सबसे बड़ी कहानी निकलकर सामने आती है वो है समय, सहूलियत और संवेदना की। इन सभी एंगल्स को कोर में रखते हुए यातायात के चैप्टर को समझेंगे एक यात्री की नजर से। और आखिर में बात होगी दोस्ती की, वो दोस्ती जो दशकों से सलामत है। और उसी दोस्ती को सलाम करती एक फ्लैशबैक स्टोरी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देश की सबसे बड़ी खबर क्या है, ये कहां से तय होगा, ये मीडिया तय करेगी, ये सोशल मीडिया पर तय होगा, ये कहां पर तय होगा? बिना लाग लपेट इसका जवाब ये है कि देश की सबसे बड़ी खबर क्या है ये आप तय करेंगे। मतलब ये छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में रहने वाले आमिर चाचा तय करेंगे, ये यूपी के फर्रुखाबाद शहर में रहने वाले संजीव जी तय करेंगे। और इस देश में सबसे बड़ी खबर क्या है ये अमर तय करेगा, अखबार तय करेगा और एंथनी भी तय करेगा। फिलहाल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और पुरी से लेकर द्वारका तक देश की सबसे बड़ी खबर की राजधानी है अयोध्या। और अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये हम नहीं बल्कि तस्वीरें कहती हैं। जब झारखंड की एक बूढ़ी मां सरस्वती देवी राम के इंतजार में 30 सालों तक मौन व्रत रखती हैं, तब बनता है देश का सबसे बड़ा मुद्दा। जब राजस्थान का एक 12 साल का लड़का स्केच से अयोध्या के लिए निकल पड़ता है, तब बनता है देश का सबसे बड़ा मुद्दा। जब एक साधु व्रती विश्वकर्मा अपनी जटाओं से एक ट्रक को खींचकर मध्य प्रदेश के दमोह से अयोध्या के लिए निकल पड़ते हैं, तब बनता है देश का सबसे बड़ा मुद्दा। जब एक गाय जिनका नाम सरयू है वो राम मंदिर की 22 साल से परिक्रमा लगाती हैं, तब बनता है देश का सबसे बड़ा मुद्दा। जब 108 फीट की एक अगरबत्ती अयोध्या जाने से पहले शहर शहर घूमती है तो लोगों का हुजूम उसके साथ चलता है और तब बनता है देश का सबसे बड़ा मुद्दा। और देश का सबसे बड़ा मुद्दा ही सबसे बड़ी खबर को तय करता है। अब इस खबर में उत्सव है तो वहीं इस खबर पर नजर लगाने वालों की फहरिस्त भी लंबी है। देश में हर मुद्दा सियासी हो जाता है और यह कोई नई बात नहीं, लेकिन राजनीति में राजनीति थोड़ा परेशान करती है। जब पूरे देश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव का माहौल है, तब विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष बिखरा हुआ है, हर रोज एक नए नैरेटिव को बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने जैसा कहा था ना विपक्ष को लेकर कि झूठ बोलो पर बार बार झूठ बोलो, वैसा ही कुछ हो रहा है। अब जरा आप ये टाइमलाइन गौर से देखिएगा। सबसे पहले राम मंदिर में लगने वाली मूर्ति को लेकर सवाल किया गया, भ्रम पैदा करने की स्थिति को पैदा किया गया, लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। तब जगह को लेकर सवाल करने लगे, वहां मंदिर बनेगा, कितना चबूतरा होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें भी बात नहीं बनी तो कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे, मंदिर तो पूरा बना ही नहीं। ये बीजेपी सिर्फ चुनाव के चक्कर में जल्दबाजी कर रही है। जब यहां पर भी माहौल नहीं बना तब शंकराचार्यों की चिंता इनको सताने लगी, कहने लगे कि शंकराचार्य नाराज हैं। फिलहाल यहां पर हिपोक्रेसी आप ये देखिए कि ये वही विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने इन्हीं शंकराचार्यों पर लाठी चलवाई थी और बाद में माफी भी मांगी थी। लेकिन जब यहां पर भी बात नहीं बनी तब फाइनली एक नया नैरेटिव लेकर मार्केट में उतर आए। कहते हैं कि भाई मंदिर तो वहां बन ही नहीं रहा, मंदिर तो उस जगह से करीब 3 किलोमीटर दूर बन रहा है, गूगल मैप की कोई कॉपी लेकर भी घूम रहे हैं। लेकिन मतलब यह है कि साम दाम दंड भेद
A to Z हर चीज करके देख ली कि कैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विघ्न पैदा किया जा सके। लेकिन अगर विपक्ष के नेताओं ने राम नीति की एक नीति भी ढंग से समझ ली होती तो आज राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ते। वो कहते हैं ना, होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। खैर, अब जरा विपक्ष की हर एक थ्योरी को और उसके थ्योरेटिक्स को समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें कि शंकराचार्य या संत क्या सच में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से नाराज है। हालांकि ये सुनने में अजीब भी लगता है, लेकिन फिर भी विपक्ष के नेताओं के लिए क्लैरिटी देने के लिए शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु सदानंद सरस्वती की बात करेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। न्यायालय ने एक समाधान दिया, निर्णय दिया। उस निर्णय के अनुसार वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ, प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो राम मंदिर के संबंध में या परमात्मा श्री राम के संबंध में किसी भी सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी को या राम भक्त को कहाँ कोई आपत्ति है। अच्छा, प्रसन्नता का विषय है तो होना ही चाहिए ना। बहुत समय पहले यह काम हो जाना था जो आज संपन्न होने जा रहा है, तो सभी को प्रसन्नता है इस विषय में। हाँ, जोशी मठ के ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जरूर तमाम प्लेटफॉर्म पर नाराज नजर आ रहे हैं, अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ये नाराजगी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय से कम पीएम मोदी से ज्यादा नजर आती है। आप उनके पहले और अब के बयान से ये जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये काशी का वही 80 घाट है जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री कई बार आए। यहाँ पर फावड़े से उन्होंने मिट्टी उठाने की कोशिश की, हालांकि मिट्टी तो अभी भी काफ़ी पड़ी हुई है। लेकिन जो काम उन्होंने यहाँ पर किया है वो काम ऐसा है जो काम कभी आक्रांताओं ने आकर के करना चाहा था और कुछ कुछ किया भी था। हमारी आस्था को बहुत बड़ी चोट पहुँची है, इसलिए हम लोग समवेत होकर के उस कृत्य के विरुद्ध ये कदम बढ़ा रहे हैं। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा हुई। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि देश के चारों शंकराचार्य उसमें नहीं पधारे। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि सनातन धर्म की वहां पर घोर उपेक्षा की गई। इतिहास में ये भी दर्ज हो गया कि एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठाए गए व्यक्ति के द्वारा शंकराचार्यों का अपमान कराया गया। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनोनीत किसी पदाधिकारी के द्वारा हिंदू समाज में फूट डालने वाले बयान दिए गए। ये सब दर्ज होगा। केवल एक चीज इतिहास में दर्ज नहीं होती है, सब कुछ साथ में दर्ज होता है। मतलब यह है कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद की नाराजगी पुरानी है, विचारधारा वाली है। खैर, हम उनका बेहद सम्मान करते हैं, वो शंकराचार्य है, उच्च पद पर है और ये उनका व्यक्तिगत मत है। लेकिन यहाँ पर शंकराचार्य के नाम पर अपनी सियासत को धार देने में जुटे नेताओं को एक तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। जो तस्वीर अब आपके सामने है उसमें 2023 में विपक्ष के अखिलेश यादव हैं जो शंकराचार्य पर भरपूर प्रेम लुटा रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर साल 2015 की, जब इन्हीं शंकराचार्य पर तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव की पुलिस ने लाठियां बरसा दी थी। अगर देश के चारों शंकराचार्य हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे धर्म के अगवा हैं। उन्हीं से बहुत सारी परंपराओं, बहुत सारे धर्म की जानकारी हमें मिलती है। और अगर चारों शंकराचार्य मना कर रहे हैं किसी बात को लेकर, और इसी लाठी चार्ज को लेकर अखिलेश यादव ने साल 2021 में फिर माफी भी मांगी थी और ये वहां की तस्वीरें हैं। मतलब आज जो अखिलेश यादव शंकराचार्य के सम्मान को लेकर इतना चिंतित हैं, उन्हीं अखिलेश यादव ने सरकार में रहते हुए लाठियां चलवाई। तो जब सरकार चली गई तब माफी भी मांगी। मतलब यह है कि सारा का सारा मसला सिर्फ और सिर्फ सियासी है। और अब आते हैं विपक्ष के दूसरे झूठ पर, और यह झूठ है कि राम मंदिर पूरा बनकर तैयार नहीं तो ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा क्यों। इसके लिए सिर्फ ये तस्वीरें आप देखिए।
यहाँ पर दो तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, जिसमें पहली तस्वीर है 1951 की, जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ। उस वक्त मंदिर का गर्भगृह तैयार था। उस वक्त यानी कि 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। और दूसरी तस्वीर 1956 की, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के 4 साल बाद थी, जब सोमनाथ मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। लेकिन उस वक्त तो किसी ने सवाल नहीं किया। आप जरा ये तस्वीरें देखिए, जब तत्कालीन राष्ट्रपति 1951 में सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचे, तब वहां पर तमाम संत, शंकराचार्य सभी मौजूद थे। कार्यक्रम बिना किसी राजनीति के पूरा हुआ। विपक्ष के किसी नेता ने हो हल्ला नहीं काटा। मतलब मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा क्यों? ये भी सिर्फ राजनीति है। अब आ जाते हैं विपक्ष के एक नए नैरेटिव पर, और ये मार्केट में ताजा है। अब विपक्ष के नेता, स्पेसिफिकली अगर कहूं तो उद्धव गुट के संजय राउत ये कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले कहते थे कि मंदिर वहीं बनेगा, लेकिन मंदिर वहां बना ही नहीं। मंदिर तो 3 किलोमीटर दूर बना है। पहले जरा आप उनको सुनिए और इसके बाद इनकी अज्ञानता को जरा दूर करने की कोशिश करेंगे। भाजपचा नारा काय होता त्यावेळेला, मंदिर वही बनाएंगे। जाकर देखिए मंदिर वहां बन गया है क्या नहीं बन गया है। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है। वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। वो तो कोई भी बना सकता था, लेकिन हम उसमें भेद नहीं करना चाहते। जहां हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे वहां मंदिर नहीं बना है। आपने सुना संजय राउत को, और संजय राउत जो मैप दिखाकर ये बातें कह रहे हैं, अब वो तस्वीर भी आपके सामने है। लेकिन ये बताती चलूं कि ये तस्वीर पूरी तरह से फेक है। मैप में जिस पहली जगह को राम मंदिर की जगह बताया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस दूसरी जगह को बाबरी मस्जिद वाली जगह बताया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। दरअसल वो अयोध्या में बना सीताराम बिरला मंदिर है, जिसे बाबरी मस्जिद वाली जगह बताकर इस मैप के साथ झूठा दावा ठोका जा रहा है। मतलब साफ है कि संजय राउत जो कुछ भी बोल रहे हैं वो जाहिर है कि उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान है। अब ये देखिए, जो आपको भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आएगा और उसमें एक ग्रीन डॉट, बाबरी का विवादित ढांचा, यहां पर रामलला प्रकट हुए 1949 में, और यही वो जगह है जहां पर अब प्रभु श्री राम का मंदिर, वो गर्भगृह है जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये नैरेटिव सेट किया गया कि जगह तो 3 किलोमीटर दूर की है। संजय राउत को समय निकाल के इन तस्वीरों को देखना चाहिए और अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पर अपनी माफी मांगने के साथ साथ जरा सही तथ्यों को भी सामने रखना चाहिए। अब एक और बार वो तस्वीर आप देखिए जहां पर बाबरी मस्जिद का ढांचा आपको नजर आएगा। मंदिर ठीक वहीं पर बन रहा है जहां पर उसको बनना चाहिए था, यानी प्रभु श्री राम का निज स्थान ये वही था, ये वही है और ये हमेशा वहीं रहेगा। अब आते हैं अपनी अगली खबर पर, और इस खबर का कॉन्टेक्स्ट है एक मुक्का। एक मुक्के के चलते पूरा मुद्दा बदल गया। दरअसल देश में इस वक्त कड़ाके की ठंड है और मौसम ऐसा कि हमारा यातायात भी इसके चलते ठंडा पड़ चुका है। मतलब ट्रेनें लेट हैं, फ्लाइट लेट हैं, फ्लाइट्स डाइवर्टेड हैं, फ्लाइट्स कैंसिल्ड हैं। जो तस्वीरें अमूमन पहले किसी रेलवे प्लेटफॉर्म से आती थी, वैसी ही तस्वीरें अब टारमैक से सामने आ रही हैं। टारमैक एक एयरपोर्ट का वो इलाका होता है जहां से यात्री फ्लाइट बोर्ड करते हैं, यानी कि बोर्डिंग एरिया। इस खबर के 2 एंगल हैं, और पहला एंगल ये कि हिंसा किसी भी तरीके की क्यों ना हो वो ठीक नहीं है। उसमें कानून अपने हिसाब से काम करेगा, और उसके लिए हम इतना ही कहेंगे कि कुछ सेकंड का आवेश आपको एक अपराधी बना सकता है। आप इस तस्वीर को जरा देखिए। साहिल कटारिया, जो कि एक आम यात्री की तरह फ्लाइट बोर्ड किया उन्होंने, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, लेकिन चंद सेकंड के गुस्से ने उन्हें पूरे देश के सामने अपराधी बना दिया। गुस्सा और गुस्से के बाद गिरफ्तारी की 2 तस्वीरें। ऐसे मामलों में एयरलाइंस का पक्ष क्या हो सकता है, हमने आपके सामने रखा था,
लेकिन आज हम दूसरे पक्ष की बात करेंगे, और दूसरा पक्ष कौन है? एक यात्री, एक ट्रैवलर, जो मैं भी हो सकती हूं या आप भी हो सकते हैं, कोई भी आम इंसान, यानी कि हम और आप। हमारे देश में ट्रेनों का लेट होना या फिर फ्लाइट्स का लेट होना एक आम खबर हो चुकी है, और इसको खबर की तरह दिखाया जाता रहा है। ये वो खबरें हैं जो हर साल सामने आती हैं, और इसका जवाब हमेशा एक ही होता है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। असुविधा के लिए खेद है। लेकिन हमें यहां पर यह भी समझना होगा कि हर गलती का ठीकरा सुरक्षा के नाम पर हमेशा यात्रियों पर नहीं फोड़ा जा सकता है। यात्री अगर आवेश में आकर कुछ कह देता है, कर देता है, तो उसे नो फ्लाई की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि अगर एक यात्री चंद मिनट लेट हो जाए तो क्या ये फ्लाइट उसके लिए चंद मिनट वेट करने पर विचार कर सकती है? ना, फौरन बोर्ड लग जाता है, बोर्डिंग क्लोज्ड। मिन्नतें करते रहिए, लेकिन आपको एंट्री नहीं देंगे। फ्लाइट अगर 10-10 घंटे लेट होती है तो यात्रियों को बोर्ड कराकर फ्लाइट के अंदर बैठाए रखने का क्या मतलब? एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार क्यों नहीं किया जाता जिससे यह साफ साफ पता चल सके कि फ्लाइट या ट्रेन कितनी लेट हो सकती है, फ्लाइट फ्लाई करने भी वाली है या फिर उसको कैंसिल किया जा रहा है, यानी कि सिंपल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। लेकिन जब एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन पर आप पहुंच जाएं, यानी कि आप पहुंच चुके हैं, और उसके बाद आपको यह बताया जाता है कि फ्लाइट या ट्रेन 1 घंटा लेट है, फिर कुछ देर बाद बताया जाता है कि ना ये बढ़ गया है, अब समय, अब ये 2 घंटे लेट हो चुकी है, और ये समय इसी तरीके से बढ़ता रहता है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 9 घंटे। और इस समय को लेकर किसी की जवाबदेही नहीं होती, लेकिन इसमें सफरर होता है वो ट्रैवलर, वो यात्री जिसको एक जगह से उड़कर फ्लाई करते हुए दूसरी जगह पहुंचना होता है। यहां पर हम हर यात्री की परिस्थिति को एक सांचे में ढाल नहीं सकते। मसलन ये कि कल किसी का इंटरव्यू हो सकता है, किसी के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, किसी को महज 2 ही दिन की छुट्टी दफ्तर से मिली है और उसको कहीं जाना है। अगर आप ये सोचते हैं कि 10-10 घंटे की देरी करने पर आप सिर्फ असुविधा के लिए खेद प्रकट करते हुए जवाब देकर हमेशा खुद को क्लीन चिट देते रहेंगे, तो शायद ये फॉर्मूला बदलने की जरूरत है। अगर फ्लाइट के उड़ने और लैंड होने के समय की कद्र है, तो फिर एक यात्री के समय की भी उतनी ही कद्र की जानी चाहिए। अगर फ्लाइट या ट्रेन लेट होती है तो एयरलाइन कंपनीज को या रेलवे विभाग को यात्रियों को पहले से सूचित करना होगा, और आखिरी वक्त पर देरी कर करके आप किसी का मेंटल हरासमेंट ही कर रहे होते हैं। और ये जो असुविधा है, ये आपने और मैंने कई बार झेली है। कोई जवाबदेही नहीं, कोई बताने वाला नहीं, बचता है तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार उस दरवाजे के आगे जो जब खुलेगा तो हमको प्लेन में एंट्री मिल पाएगी। एयरलाइंस को फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में यात्रियों को रिफंड करना चाहिए, या फिर उनके लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था करनी चाहिए, ऑप्शनल फ्लाइट, खाने पीने का इंतजाम भी करना चाहिए। कुछ तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी, जब उस जगह पर जहां पर प्लेन खड़ा हुआ है वहां पर यात्रियों को रिफ्रेशमेंट्स दिए जा रहे हैं। कई घंटों के लिए यात्री वहां जमीन पर बैठे हैं ठंड के मौसम में, लेकिन क्या करे कोई? अगर कोई फ्लाइट ज्यादा देरी के कारण कैंसिल हो जाती है तो यात्री दूसरी एयरलाइंस की फ्लाइट में अपना टिकट करा सकते हैं। ऐसी सुगम और सिंपल व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है। पॉइंट ये है कि आपको कहीं जाना है और आपने कोई टिकट 4 से 5 हजार में खरीदी, लेकिन फौरन अगर आप टिकट खरीदेंगे तो उसका रेट होगा 20 से 22 हजार का। अगर यात्री को उसी फ्लाइट में जाना है तो उस एयरलाइन को स्टे और फूड की बिना किसी लाग लपेट की व्यवस्था करना चाहिए, और ये एयरलाइन की ही जिम्मेदारी है। इस पूरे मामले को लेकर देर में ही सही, लेकिन एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से दखल दी गई है, और इसी बीच डीजीसीए ने एक नया स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन, एक नई एसओपी जारी की, जिसके चलते देरी की मार पर मरहम लगाने की एक कोशिश की गई है। अब क्या होगा? डीजीसीए ने फ्लाइट लेट होने की सटीक रियल टाइम की जानकारी देने के लिए आदेश दे दिया। साथ ही एयरपोर्ट पर कोहरे से संबंधित जो व्यवधान है उसके बीच यात्रियों के साथ सही से कम्युनिकेट करने, एयरपोर्ट पर कर्मचारियों को सेंसिटिवली पेश आने के लिए जोर दिया गया। बोर्डिंग से इनकार, उड़ान रद्द होने, उड़ान में देरी के कारण यात्रियों को एयरलाइंस की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देने के लिए भी कह दिया गया है, और अब यह एक्शन लेने की बात की जा रही है। लेकिन देखिए,
तस्वीर बदलती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी।